हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस के लिए क्विक रिवीजन टाइप में भी है और साथ ही साथ आप इससे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन से, जो कि बहुत बेसिक सा है, हम सबको पता होगा, केमिस्ट्री हम सब ने पढ़ी है, बट फिर भी एक बार हल्का सा देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ये एफ ब्लॉक नीचे वाला, है ना। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और बात करूँ तो जैसे कि हम सबको पता है एस ब्लॉक हमारे पास मेटल्स होते हैं, और इस मेटल्स में भी दो टाइप के मेटल्स होते हैं। ये हमारे पास होता है अल्कली मेटल, और इसके अलावा ये वाला हमारे पास जो होता है ये होता है अल्कली अर्थ मेटल, बराबर है। इसके अलावा पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो पी ब्लॉक हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। लेकिन इसमें भी कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटलॉइड। जैसे अगर मैं इस एरो की बात करूँ, ये जो एरो आपको मेंशन है यहाँ पे दिख रही है, इसके नीचे यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स नीचे इस तरफ आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। अब व्हाट इज़ मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डी ब्लॉक को, तो डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? देखो, कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, बट ऐसा ये सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी डी ट्रांजिशन करते हैं। एक डी से उछल करके दूसरे डी में जाते हैं और दूसरे डी से वापस पहले वाले डी में वापस आते हैं। तो इस वजह से डी टू डी ट्रांजिशन होता है। कौन सा ट्रांजिशन? डी डी ट्रांजिशन। कौन सा? डी 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 ट्रांजिशन। तो इसी ट्रांजिशन की वजह से हम लोग इसको डी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसके अलावा नीचे हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसके अलावा अगर मैं कुछ और बेसिक बेसिक सी बातें अगर मैं आप लोग को बता दूं, तो हमारे पास इसमें ग्रुप की बात करूं तो हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 18। जिसमें से ग्रुप 1 एंड 2 ये हमारे पास एस ब्लॉक के लिए होते हैं, या एस ब्लॉक होते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 से लेकर के 12 तक होते हैं। इसमें हमारे जनरली डी ब्लॉक होते हैं, और डी ब्लॉक के साथ साथ इसी में ही अपने पास एफ ब्लॉक भी आ जाता है। क्या आ जाता है? एफ ब्लॉक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नेक्स्ट होता है 13 से 18 तक के, ये हमारे पास इसमें पी ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं? पी ब्लॉक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे पास पीरियड्स में, तो पीरियड्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। कितने होते हैं? 7, है ना। अगर ब्लॉक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं इसमें, है ना। अब अगर मैं बात करूँ फार्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर किस बेस पे पीरियोडिक टेबल को रखा गया है, तो ये रखा गया है एन प्लस एल के रूल पे। किस पे? एन प्लस एल रूल। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया कि एफ ब्लॉक जो होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मतलब ये यहाँ पे कहीं लाया करते हैं। कहाँ पे लाया करते हैं? यहाँ पे। अब देखो, एन प्लस एल रूल जो होता है ना, एकदम सिंपल सी बात बताता है। क्या बताता है? एन प्लस एल रूल जो होता है, एन प्लस एल रूल, वो एकदम सिंपल सी बात बताता है। कैसा? कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी, अब इनिशियल फेज में, पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, जो लेआउट होता है, वो किस तरीके से बनता है? तो वो बनता है सबसे पहले एन एस का, फिर उसके बाद एन माइनस टू एफ का, फिर इसके बाद एन माइनस वन डी का, फिर इसके बाद एन पी का। ये हमारे पास एन प्लस एल रूल से आता है। अब एन क्या है? एन इज क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, मतलब कि कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, आउटर में है, सेकंड लास्ट में है, या थर्ड लास्ट में है, ये आपको एन बताता है। और एस क्या है? ऑर्बिटल नंबर है, जैसे कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हम इसको सिंपली बोल सकते हैं, है ना, कि ये बताएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से ब्लॉक्स में है, बराबर। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। इस लेआउट पे हमारे पीरियोडिक टेबल को रखा गया है, बराबर है। अब देखो, जैसे कि हम लोग बात करें पीरियोडिक सबशेल, या हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो सबशेल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, बराबर है। सब शेल। तो अगर मैं सबशेल की बात करूं तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में अगर हम लोग आते हैं, कौन से पीरियड में आते हैं? फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1s होता है। क्या होता है? 1s। सेकेंड पीरियड में अगर मैं आ जाऊँ तो इसमें हमारे पास 2s होता है। इसके बाद हमारे पास 2p होता है। क्या होता है? 2p। वैसे ही थर्ड पीरियड में अगर मैं आ जाऊँ तो इसमें क्या होगा? हमारे पास 3s होगा, फिर इसके बाद 3p होगा, फिर इसके बाद फोर्थ पीरियड में अगर मैं आ जाऊँ तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले 3s आता है। कौन आता है? सॉरी, 3s बोल रहा हूँ मैं। इसमें सबसे पहले 4s आता है, 4s के बाद इसमें 3d आता है, फिर इसके बाद 3p आता है, 3p सॉरी,
4p आता है। कौन आता है? 4p। देखो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको, पहले NS आएगा, फिर F आएगा, फिर उसके बाद D आएगा, फिर उसके बाद P आएगा। लेकिन कब? जब इनकी एनर्जी उतनी सफिशिएंट पहुंच जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें इंटर करना स्टार्ट करें। सेम ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूँ, किसकी बात करूँ? फिफ्थ पीरियड की। तो फिफ्थ पीरियड में भी F ब्लॉक नहीं आते हैं, तो यहाँ पे कौन आएगा? 5S आएगा, फिर उसके बाद 4D आएगा, फिर 5P आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं सिक्स पीरियड की बात करूँ तो सिक्स पीरियड में क्या होगा? 6S आएगा। अब यहाँ पे 4F आएगा, 4F, फिर इसके बाद 5D, और फिर उसके बाद 6P। सेम ऐसे ही सेवन्थ पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 7S, फिर 5F, फिर 6D, और फिर उसके बाद 7P। इस तरीके का लेआउट होता है। अब अगर इसी में ही कोई हमसे पूछ ले कि एक पीरियड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कैसे बताएंगे? तो देखो सिंपल हमको पता होना चाहिए कि भाई हम सबको मालूम है एक ऑर्बिट में, जैसे एस की बात करूँ या पी की बात करूँ या डी की बात करूँ या एफ की बात करूँ, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, डी में 10 रह सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो देखो जहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में ही देख लो, तो यहाँ पे सिर्फ एस है, तो मैक्सिमम इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2। सेम ऐसे ही सेकेंड में बात करूँ तो 2s 2p, मतलब एक s और एक p। s में कितने? 2, और p के अंदर 6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। सेम इसमें भी s और p ही है, तो 8 यहाँ भी। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे s भी है, d भी है और p भी है, तो एक s में 2 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 18। सेम यहाँ पे भी S D P है तो 18। लेकिन अब यहाँ पे देखो S भी है, D भी है, P भी है, और इसके साथ साथ F भी है, तो 18 में 14 और जुड़ जाएंगे। कितने और जुड़ जाएंगे? 14। तो टोटल कितने हो गए? 32। सेम यहाँ पे भी कितने हो गए? 32। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई अगर जैसे नाम की बात करें, नेमिंग की बात करें, तो 9900 तक के तो हमारे पास एलिमेंट्स की नेमिंग है। लेकिन अगर कंपाउंड में या पीरियोडिक टेबल में अगर कोई एलिमेंट अपने पास 100 एटॉमिक नंबर के ऊपर आ जाता है, किसके ऊपर? 100 एटॉमिक नंबर के ऊपर, ग्रेटर देन 100, तो अगर यहाँ तक के आ जाए तो एग्जामिनर अपने से क्या पूछता है? वो बोलता है कि भाई आप इसका ना IUPAC नेम लिख दो। क्या लिख दो? IUPAC नेम। तो आप सबको IUPAC नेम लिखने आना चाहिए। अब IUPAC नेम लिखना देखो एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 0 हो तो उसको लिखते हैं नील। क्या लिखते हैं? नील। अगर 1 हो तो उसको लिखते हैं अन। अगर 2 हो तो इसको लिखते हैं बाय। 3 हो तो इसको लिखते हैं ट्राई। फिर अगर 4 हो तो इसको लिखते हैं क्वाड। क्वाड, ठीक है। अगर 5 हो तो इसको लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट। 6 हो तो इसको लिखते हैं हेक्स। 7 हो तो इसको लिखते हैं हेप्ट। ऐसे ही अगर हमारे पास 8 हो, क्या हो? 8, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑक्ट। और अगर हमारे पास 9 हो तो इसको लिखते हैं हम लोग एन। ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर अपने को दे दिया, बोला कि भाई 110 नंबर की, या चलो 110 नहीं लेते हैं, तीनों अलग अलग लेते हैं। एग्जामिनर फॉर एग्जांपल लेट से हमको बोल दिया कि 109 नंबर की तुम क्या करो? IUPAC नेमिंग करो। क्या करो? IUPAC नेमिंग। तो सिंपल है, देखो 1 के लिए क्या आएगा? सबसे पहले अन, तो अन लिख दो। ठीक है। इसके बाद 0 के लिए क्या आएगा? नील, अन नील। फिर इसके बाद 9 के लिए क्या आएगा? देखो एन, तो ENN। अब देखो इसका सिंबल भी एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सिंबल। तो सिंबल कैसे बनाएंगे? तो सिंबल बनाने में एकदम आसान है। सिंबल बनाने के लिए आप लोग क्या करो, जैसे आप लोग ने अन का U, तो U कैपिटल रख दो पहला। फिर उसके बाद 0 में पहला वर्ड कौन सा है? N, तो N रख दो। फिर इसके बाद 9 में पहला वर्ड कौन सा है? E, तो इसको ऐसे लिख दो E। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका सिंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंबल। ठीक है। इसी तरीके से IUPAC नेमिंग कोई और भी एलिमेंट का अगर दिया हो तो आप लोग कर लेना। सॉरी। अब देखो, अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं बात करूँ पीरियड्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो एकदम सिंपल है। अबव प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा ही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अबव प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा ही है। कैसे? कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करना है वो फिल करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स रखते जाना है, लेकिन स्टार्टिंग लोवेस्ट से करना है। यही हमारा अबव प्रिंसिपल है। तो सिंपली आप लोग ऐसे ही करें। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है? हम लोग को इसको पीरियड्स के अकॉर्डिंग या ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देखना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 1s या फर्स्ट पीरियड में, कौन से पीरियड में? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ s आता है। क्या आता है? s। अब s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितनी? 2। तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है।
ये हो गया। सेम ऐसी अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ, किसकी बात करूँ, सेकंड, तो देखो सेकंड पीरियड में क्या क्या होता है, 2s होता है और 2p होता है। सेम ऐसे ही थर्ड पीरियड की भी बात कर लेते हैं, थर्ड पीरियड में 3s और 3p। सेम ऐसे ही फोर्थ पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ पीरियड में क्या है, 3s लिख दिया वापस से, 4s 3d और 4p, है ना। सेम ऐसे ही फिफ्थ को छोड़ के मैं सिक्स पीरियड लिखता हूँ क्योंकि फिफ्थ और फोर्थ ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो देखो सिक्स में क्या होगा, 6s 4f 5d और 6p। तो देखो अब यहाँ पे ना अगर इसमें s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी ये सेकंड पीरियड का ही कहलाएगा। s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी ये सेकंड पीरियड का ही कहलाएगा। अगर s में दो आने के बाद एक पी में चला जाए या 6p में चले जाए, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी पी की कितनी है, यहाँ मैं मैक्स कैपेसिटी लिखता हूँ, मैक्स कैपेसिटी एस की कितनी है 2, पी की कितनी है 6, ठीक है, डी की कितनी है 10 और एफ की कितनी है 14, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेट से कि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया इन दोनों में से, एस में सब, क्योंकि सबसे पहले एस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी सबसे कम है, एस में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और पी में 0 रहा तो भी ये सेकेंड पीरियड का ही कहलाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एस के अंदर या तो एक आ जाए या तो दो आ जाए, और पी के अंदर या तो 0 रहे या तो 6 रहे, 0 से 6 के बीच में। सेम ऐसे ही इसमें ही बात करेंगे तो 1 से 2 के बीच में या तो 0 से 6 के बीच में, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें बात करें तो 1 से 2, डी में 0 से 10 और पी में 0 से 6। सेम यहाँ पे भी 1 से 2, 0 से 14 और डी में 0 से 10 और पी के अंदर 0 से 6। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए तो ये इस पीरियड का कहलाएगा। सेम ऐसे ही सेवन्थ पीरियड के लिए भी सिक्स पीरियड का कॉपी होगा, बस वहाँ पे 7s 5f 6d और 7p आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका है कि कितने हैं। अब देखो इससे एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक चीज़, जैसे अगर 1s के अंदर 1s2 कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे ना एक इनर्ट गैस, या लाइक मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप होता है लास्ट वाला ग्रुप, ग्रुप 18, इसको बोलते हैं हम लोग नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। अब आपको ना ये एलिमेंट्स याद होने चाहिए, काफ़ी बहुत यूज़फुल होते हैं, मतलब बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपको पीरियड्स निकालना है, ग्रुप निकालना है, तो आप इसके हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हैं है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल 1s2 है तो ये किसका है, हीलियम होता है। क्या होता है, ये हीलियम। सेम ऐसी अगर 1s2 2s2 2p 6 हो जाए तो ये क्या होता है, नियॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 10। सेम ऐसी अगर मैं आर्गन की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18। फिर इसके बाद क्रिप्टॉन की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 36। फिर इसके बाद अगर हम लोग जेनॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 54। इसके बाद हम लोग अगर बात करें रेडॉन की, ठीक है, तो आर, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 86। इतना हमको याद रखना है ताकि हम लोग इजीली आगे जो क्वेश्चंस ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर आए तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि भाई ग्रुप नंबर या फिर पीरियड, हाउ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड। लेट्स से एग्जामिनर ग्रुप एंड पीरियड, लेट से एग्जामिनर हम लोग को कोई भी एक एलिमेंट दे दे और उसमें बोल दे कि भाई आपको सिंपली आपको बताना है कि इस ये कौन से ग्रुप से या कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो देखो बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के बताते हैं, वैसा नहीं पढ़ना है, एकदम सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा दिया है, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये आपको याद होना चाहिए। बस सिर्फ ये 6 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको मिनिमम इतने तो याद होने चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड के, वरना अलग अलग टीचर्स अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले लिखाते हैं, केस 1 केस 2 फलाना ढमाका, ये सब बता के ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो अपने को कोई भी एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और वो बोला कि भाई इसका एटॉमिक नंबर है 52, इसका एटॉमिक नंबर है 52। अब इसको आपको बताना है इसका पीरियड नंबर। लेट से एक एलिमेंट दे दिया, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 52। अब इसका आपको क्या बताना है, पीरियड नंबर, और इसका आपको बताना है ग्रुप नंबर। तो आप कैसे बताएंगे, देखो सिंपल एकदम। 54 कौन से नोबल गैस के आसपास आ रहा है या किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 36 और 54 के बीच में आ रहा है, या ऐसा मैं सिंपल एकदम बोल देता हूँ 54 से के पहले आ रहा है, किसके आ रहा है 54 के पहले और 36 के बाद में। तो जो 54 का पीरियड नंबर होगा सेम ए का भी होगा। तो अगर मैं बात करूँ जेनॉन का पीरियड नंबर कौन सा है, तो देखो ये फर्स्ट पीरियड का है, नियॉन सेकंड का है, आर्गन थर्ड का,
क्रिप्टॉन फोर्थ का, जेनॉन फिफ्थ का। तो भाई इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया, फिफ्थ पीरियड। कौन सा पीरियड, फिफ्थ। ठीक है, अब ग्रुप नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर के लिए बस आपको क्या करना है, इससे प्रीवियस प्रीवियस ठीक है, इससे प्रीवियस जो भी, स्पेलिंग देख लेना, आई डोंट नो, इससे प्रीवियस जो भी नोबल गैस हो, क्या हो, नोबल गैस का कन्फिग्रेशन या नोबल गैस का एटॉमिक नंबर, उसको माइनस कर दो। जैसे 52 माइनस 36, ठीक है, ग्रुप नंबर। ठीक है, तो कितना आएगा, सॉल्व करो, तो कितना आएगा अपने पास, 16। कितना आएगा, 16, है ना। तो यही इसका ग्रुप नंबर हो गया। क्या हो गया, ग्रुप नंबर। आओ एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर तो इसको फॉर्मूले से करा रहे हैं, हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, 54, कितना है, सॉरी 52 है। अब हमने क्या बोला, ये फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है और ये 16 नंबर ग्रुप से। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल तो ऊपर ही है। देखो यहाँ पे ये है अपने पास 52 टेलेरियम। अब देखो ये क्या, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड से आ गया। इसके साथ साथ क्या, ग्रुप नंबर कौन सा है, ऑक्सीजन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली का 16 है। क्या है, 16। तो एग्जैक्टली सेम आया। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो वो सब नहीं लगाना है, ठीक है, वो सब पे ध्यान नहीं देना, सिंपल ऐसे कर लेना है आपको। इसके अलावा एक चीज़ बस इसमें ध्यान रखनी है कि जब कभी भी एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे, कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एफ ब्लॉक, तो उसके लिए ध्यान देना है आपको। जैसे एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 के बीच में अगर आ जाए, 58 से लेकर के 71 के बीच में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 4f एलिमेंट्स होते हैं या लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट होते हैं। किसके एलिमेंट होते हैं, लेंथेनॉइड के। तो आपको इसका ग्रुप नंबर, कौन सा नंबर, ग्रुप नंबर ऑलवेज 3 ही बताना है। कौन सा बताना है, थर्ड ग्रुप का। सेम ऐसी अगर मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूँ, तो एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 के बीच में अगर आ जाए, तो वो 5f के होते हैं। कौन से एलिमेंट, 5f के एलिमेंट होते हैं। और इसका ग्रुप नंबर आपको सिंपल एकदम सिंपल थर्ड ही बताना है। कौन सा बताना है, थर्ड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग, हमारे पास टॉपिक है जो कि है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, SC, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को ही लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो शील्डिंग इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से ही बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती है। एटॉमिक साइज़ वगैरह पे भी थोड़ा बहुत इसका फ़र्क होता है, जेड इफेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिफरेंस होता है। तो इसकी वजह से अब आओ स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई भी एक एटम है, उसके पास लेट से ये अपने पास एक एटम है, ठीक है, 1 2 3, 2 3, ठीक है, चलो 3 ही मान लेते हैं। अब पहले ऑर्बिट में हम लोगों ने देखा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में 18, 1 2 3 4, बस इतना ही रखते हैं, इसमें समझ जाएंगे अपन। देखो अब लेट से ये अपने पास न्यूक्लियस है, तो इससे कुछ ना कुछ न्यूक्लियर चार्ज निकल रहा होगा, निकलता ही है ऑब्वियसली, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। तो अब देखो न्यूक्लियर चार्ज जब यहाँ से निकल रहा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा होगा, ये यहाँ पे से इस इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा होगा, सेम यहीं से इस डायरेक्शन में भी आगे जा रहा होगा, और सेम यहीं से इस डायरेक्शन में भी आगे जा रहा होगा। तो अगर तुम देख लो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज जो है ये खुद एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसके बाद जो भी बचेगा वो इस वाले को पहुंचाएगा, इसके बाद जो भी इससे बच रहा होगा वो इस वाले की तरफ जाएगा, बराबर है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए एक शील्ड तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं, शील्ड, है ना, एक शील्ड तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसी की वजह से हमारा क्या होता है, देखो जो आउटर ऑर्बिट थी उस पर क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव कंप्लीटली पहुंच पाया, क्या नहीं पहुंच पाया, बराबर है, क्या हो पाया, नहीं पहुंच पाया। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, बराबर है। ठीक है, अब देखो जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव की बात करें, जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स, जैसे न्यूक्लियस एक फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स लेके जा रहा है, बराबर, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये रिजल्टेंट का मतलब क्या है, अब ये नहीं समझ में आया। देखो तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस, इसका जो चार्ज था वो जेड इफेक्टिव अभी तो नहीं है, ये पूरा कंप्लीट चार्ज भेज रहा है, पूरा कंप्लीट चार्ज इसकी तरफ भेज रहा है। तो लेट्स से कि अभी यहाँ पे ये जेड चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की तरफ भेज रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के शील्ड होने की वजह से कुछ चार्ज वहाँ पे माइनस हो गया, है ना। तो कुछ चार्ज जो माइनस हो गया, उसके बाद जो चार्ज पहुँचा उसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव इज डिफाइन, या सिंपली इसको डिफाइन करें तो इट्स डिफाइन एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, क्योंकि भाई स्क्रीनिंग या शील्डिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है ना, सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो भाई शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा एस ब्लॉक करते हैं, फिर उसके बाद पी ब्लॉक करते हैं, फिर इसके बाद डी ब्लॉक करते हैं, और इसके बाद एफ ब्लॉक करते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, डी और एफ की बात करूँ, तो डी और एफ का जो होता है ये होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। बहुत ना के बराबर होता है इनका शील्डिंग इफेक्ट, ठीक, क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग को बात करना है जेड इफेक्टिव की। जेड इफेक्टिव, देखो जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ट्रेंड्स इसकी देखना है, इसके ट्रेंड्स हमको पढ़ना है, ट्रेंड्स। तो देखो लेफ्ट टू राइट, जैसे मान लेते हैं ये पीरियड है हमारा, पीरियड, ठीक है, ये पीरियड से, ठीक है, पीरियड। और नीचे की तरफ हमारा ये क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। अब देखो एस और पी ब्लॉक में, एस और पी ब्लॉक में जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। तो देखो अभी मैंने आपको साइज़ बताया नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूँ, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे साइज़ क्या होता है? साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि भाई एन कांस्टेंट है। एन क्या है? कांस्टेंट। एन सेम है। अब एन सेम होने से मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ये जो एक ऑर्बिट है, जैसे एन का मतलब पहली ऑर्बिट, सेम एन दो आ जाएगा दूसरी ऑर्बिट, एन तीन आ जाएगा तो तीसरी ऑर्बिट। एन कांस्टेंट है तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे आप तो एन तो फिक्स ही है, एन सेम नहीं हो रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्योंकि पहले जब मान लो यहाँ पे अपने पास लिथियम है और यहाँ पे अपने पास नियॉन है, बीच में कार्बन भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन भी ले लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे लिथियम में एन, एन क्या है? 2 है। इसमें सबसे पहले 1s2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके बाद 2s1 होंगे, मतलब एक न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे, जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आते आते इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p6। तो देखो सेकंड पीरियड के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन था। फर्स्ट 1s2 का नहीं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि प्रोटॉन 3 होंगे लिथियम में, चलो 3 ही मान लेते हैं। और नियॉन तक आते आते प्रोटॉन कितने हो रहे हैं? 10 प्रोटॉन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 10। तो साइज मतलब जो शेल है, ऑर्बिट का जो शेल है, शेल वो तो 2 ही है, लेकिन प्रोटॉन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे जेड इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। और सेम ऐसे ही अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊँगा, कहाँ आऊँगा? टॉप टू बॉटम आऊँगा। कहाँ आऊँगा? टॉप टू बॉटम। तो एन क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब शेल बढ़ रहा है। और अगर शेल बढ़ रहा है तो इसका मतलब भाई साइज़ बढ़ रही है। साइज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर साइज़ बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज़। डिक्रीज़ इन द सेंस बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग लगभग ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट सेम होता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो आगे हम लोग बढ़े तो अब अपने पास देखो इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से क्या क्या होता है? इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट या फैक्टर्स अफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट, या सिंपली अगर मैं बात कर दूँ फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या होंगे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से? तो देखो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है अपने पास ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सेम ऐसे ही अपने पास एक आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आएगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक अपने पास आएगा एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्यों हो रहा है? मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताया कि 3D का या डी का, किसका? डी का इलेक्ट्रॉन्स बहुत ख़राब शील्डिंग करता है। तो 3D के पुअर शील्डिंग की वजह से, 3D की पुअर शील्डिंग की वजह से
ये इफेक्ट आता है। किसकी? 3D की पुअर शील्डिंग की वजह से ये इफेक्ट आता है। सेम ऐसे लेंथेनॉइड की बात करूँ तो ये 4F की पुअर शील्डिंग की वजह से आता है। सेम ऐसी अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूँ तो ये 5F की पुअर शील्डिंग की वजह से आता है। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो एटॉमिक रेडियस, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी है। एटॉमिक रेडियस, तो देखो एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो डिफ़ाइन करूँगा तो सिंपल से कुछ ज़्यादा नहीं है, एक एटम कंसीडर करते हैं अपन, ठीक है? बन जा भाई, अरे परफेक्ट सर्कल बन गया। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन, है ना? ये अपने पास है। अब देखो एटॉमिक रेडियस को अगर मैं डिफाइन करूँगा तो भाई सिंपल से मेरे को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? ये अपने पास न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। अब देखो एटॉमिक रेडियस ये नहीं है, अब मेन अपने को क्या पढ़ना है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ने हैं जहाँ जहाँ पे इशू होते हैं। तो जैसे जैसे देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड्स की बात करूँगा यहाँ पे पी और यहाँ जी लिख देते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अभी मैंने बताया आप लोग को न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से अपने पास साइज़ क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज़ क्या होता है? डिक्रीज होता है। सेम वैसे ही अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँगा तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं जिसकी वजह से साइज़ क्या होता है? साइज़ इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। बराबर है। अब देखो ये तो था जनरल, हमको पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर होते हैं ग्रुप 13 के। किसके? ग्रुप 13 के, जो कि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद ही रखना। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन दे दिया तो गलत करके आओगे। बराबर है? देखो अगर मैं टॉप टू बॉटम वाला इफेक्ट यहाँ पे लगाऊँ ग्रुप वाला, तो जैसे अपने पास ग्रुप 13 में कौन कौन है? बेरिल, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, या ऐसे नहीं, मैं इसको ग्रुप वाइज ही लिखता हूँ। तो ग्रुप 13 में अपने पास कौन कौन है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब देखो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ क्या होना चाहिए? इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन यहीं पे ही बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एल्युमिनियम होता है इसका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू गैलियम। देखो तो एक्चुअल साइज़ का जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है? सबसे छोटा जो होता है वो बोरॉन या बी, फिर उसके बाद Ga, फिर उसके बाद Al, फिर इसके बाद In, फिर उसके बाद Tn। ऐसा क्यों? तो भाई यहाँ पे देखो ये जो G है हम सब ने पढ़ा है फोर्थ पीरियड में। कौन से पीरियड में? फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में डी इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं? डी। वो भी कौन से? 3D। और अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा 3D की पुअर शील्डिंग की वजह से। कौन सी वजह से? पुअर शील्डिंग की वजह से अपने पास क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज गैलियम का कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो इस वजह से ये पीछे चला जाता है और ये आगे आ जाता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखो कुछ बेसिक से साइज़ के ऑर्डर हैं वो हम सबको पता है। जैसे कि अगर ग्रुप 1 में हम अपने को कंपेयर कर ले, है ना? लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है? तो अपने पास सिंपल ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज़ इस तरफ बढ़ जाएगा। सिंपल है ना? सेम ऐसी अगर अपने को दे दे भाई, बोले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कंपेयर करो तो भाई लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ये अपने पास साइज़ का ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ा काम तो है नहीं, है ना? तो कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है ना? अब इसके अलावा देखो अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं आयनाइजेशन एनर्जी को अगर मैं डिफाइन कर दूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो आयनाइजेशन एनर्जी को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। इट इज़ डिफाइन एज या डायरेक्टली मैं बोलूँ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव outermost electron from isolated gaseous atom, ठीक है? मतलब ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जिससे एक इलेक्ट्रॉन को उसके आइसोलेटेड गैशियस फेस में बाहर निकाला जा सके। जैसे
यहाँ पे मान लो एक ऑर्बिट है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या किया, इसको एक एनर्जी दिया, अब यहाँ पे ये एनर्जी क्या करेगा, लेगा और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, और वही जो होगी उसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच आई ई। और यहाँ पे ध्यान रखना, डेल्टा एच आई ई हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस वजह से कुछ इसके ट्रेंड्स होते हैं या कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं साइज़ की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? साइज़ की। तो देखो, साइज़ की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, वैसे वैसे क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो मान लो कोई भी एक एटम पे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन वही डाउन द ग्रुप बोलूँ तो डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होता है? बढ़ता है, एन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव यहाँ पे कांस्टेंट या थोड़ा बहुत डिक्रीज़ करता है। कांस्टेंट ही समझ लो, डिक्रीज़ तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी, मतलब जितना ऊपर वाले के पास है उससे कम नीचे वाले की। इसी वजह से टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ करती है। अब एटॉमिक साइज में भी यही ट्रेंड था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही ट्रेंड नहीं है, इसमें कुछ और भी ट्रेंड्स हैं जो कि फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है स्टेबल कन्फिग्रेशन। स्टेबल कन्फिग्रेशन। अब देखो, स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या है? तो हंट्स रूल में हम सबको पढ़ाया गया है। किसमें? हंट्स रूल में हम सबको पढ़ाया गया है कि 3 तरीके के हमारे पास स्टेबल कन्फिग्रेशन होते हैं। एक फुल्ली फिल्ड, क्या होता है? फुल्ली फिल्ड, एक हाफ फिल्ड, और एक एम्प्टी। कौन सा? एम्प्टी। तो खैर एम्प्टी वाले का तो इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों अगर आ जाए तो इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज़। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन है। अब देखो, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो यहाँ पे 2s2 2p4। सेम यहाँ पे इसकी बात करें तो 2s2 2p3। तो अगर यहाँ पे देखें तो एस में कोई कंपैरिजन नहीं है, इसको काट दो, निपटा दो, निपटा दो, ठीक है। सेम पी की बात करूँ अगर यहाँ पे तो ये हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड, ठीक है। यहाँ पे पी की बात करें तो मोर देन हाफ फील्ड है, मोर है, हाफ फील्ड से ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये हाफ फील्ड से कम हो जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिक्रीज। लेकिन अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा एक, तो ये हाफ फील्ड की तरफ चला जाएगा, और हाफ फील्ड की तरफ चला जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या चाहेगा? भाई आओ, क्या करो? आओ और मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ। लेकिन क्या ये चाहेगा कि आओ और मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ? नहीं। तो जिसके कारण ये क्या करेगा? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है। अब नेक्स्ट होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है या पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो ये क्या होती है? अब जैसे लेट से अपने पास बीई है। क्या है? बीई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ठीक है। फिर इसके बाद बोरॉन का 1s2 2s2 2s2 2p1। तो देखो इसमें क्या है, जैसे तो इफेक्ट तो यही है फुलफिल का, लेकिन यहाँ पे एस ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस के क्या है? पास है, पास। और ये क्या है? पी थोड़ा सा दूर है। शील्डिंग इफेक्ट कम है इसका, दूर है, और दूर भी इफेक्ट भी कम लगेगा न्यूक्लियस का, जिसके कारण यहाँ पे बीई की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। तो अगर मैं ओवरऑल एक सेकेंड पीरियड में अगर मैं ट्रेंड कंपेयर करूँ तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अगर यहाँ पे हम लोग को बोले कि भाई अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, अरेंज करो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में, तो कैसे होगा? देखो सबसे पहले कौन आएगा? नियॉन। सबसे कम इसकी ही होगी। सबसे कम किसकी होगी? इसकी ही, नियॉन की। किसकी? नियॉन की। इसके बाद कौन आएगा? तो इसके बाद भाई आएगा अपने पास, नहीं सबसे कम नहीं बोल सकते इसकी, ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। देखो नियॉन की ज़्यादा होगी, नियॉन की क्या होगी?
ज़्यादा होगी, बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, नियॉन की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि भाई फुलफिल्ड है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सेम फ्लोरीन की, फिर इसके बाद ऑक्सीजन की, नहीं ऑक्सीजन की नहीं भाई, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम की, फिर उसके बाद लिथियम की। सर ऐसा इफेक्ट यहाँ पे क्यों आया? तो देखो ये तो आपने को पता है भाई, फुलफिल लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट लगा लो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट लगा। कौन सा लगा? हाफ फील्ड वाला। कौन सा? हाफ फील्ड। इसकी बात करें तो यहाँ पे कौन सा लगा? यहाँ पे लगा पेनिट्रेशन पावर। कौन सा पावर? पेनिट्रेशन पावर। ठीक है भाई, यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर, इतना आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, समझ गए? अब सेम ऐसी ग्रुप की बात करूँ, किसकी बात करूँ? ग्रुप की। तो ग्रुप में अगर देखें तो भाई डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप तो कुछ है ही। जैसे अगर बात करूँ मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो भाई डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन का होल्ड बढ़ते कम होते जा रहा है, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सीजियम की। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी होगी। अब देखो यहाँ से ना कुछ और चीज़ें भी हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी से ही कुछ और चीज़ें भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या डिफाइन कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट्स से हमारे पास कोई भी एक एटम है, मान लेते हैं एक एटम ए है। अब इसकी आयनाइजेशन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले हम लोगों ने पहली आयनाइजेशन इंथैल्पी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ए प्लस बना है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी आयनाइजेशन इंथैल्पी दी, या चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसी ए प्लस में हम लोगों ने दूसरी आयनाइजेशन इंथैल्पी दी, IE2, तो यहाँ पे बनेगा A2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोगों ने A2 प्लस में तीसरी आयनाइजेशन इंथैल्पी दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बना? A3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 3 नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है? आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, ठीक है। ये क्या है? मान लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, तो मान लेते हैं पहली आयनाइजेशन इंथैल्पी लगभग 100 के आसपास है, दूसरी आयनाइजेशन इंथैल्पी लगभग मान लेता हूँ मैं 120 या 130, चलो 120 ही मान लो, और तीसरी आयनाइजेशन इंथैल्पी मान लेते हैं अपन कि ये भाई सीधा 450 पे पहुँच गई। कहाँ पे पहुँच गई? 450 किलो जूल पर मोल है सारी यूनिट। तो देखो 1 और 100 एंड 120 लगभग अप्रॉक्सीमेट है। तो भाई इसका मतलब ये अगर 100 पे आया है तो A2 प्लस पे भी मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने में 100 किलो जूल एनर्जी लगी, दूसरा भी ये इजीली दे देगा 120 में। लेकिन जैसे ही तीसरे पे जंप करने जाए तो एक हाई एनर्जी आ गई, यहाँ पे क्या आ गई? हाई एनर्जी। तो इतनी एनर्जी दे के इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से इस एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो A2 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A2 प्लस। जनरली अब भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी है तुमको चुल है कि नहीं मेरे को इसका इलेक्ट्रॉन निकालना ही निकालना है, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो खुद से नहीं चाहेगा कि मैं इसको दूँ। समझ में आया? क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखना। कौन सा? ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 क्योंकि ये दोनों का आपस में भी मसला है। जैसे ग्रुप 15 और 16 का होता था वैसा ही सेम इसका भी है थोड़ा सा, समझ गए? देखो जैसे ग्रुप 13 की बात करूँ तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कौन से एलिमेंट है? बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना। सेम यहाँ पे काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रुप में क्या बोला गया था हम लोग को? डाउन द ग्रुप जाओगे आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज, है ना। सेम यहाँ पे भी यही होना चाहिए था, आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वाहियात की बातें हैं ग्रुप 13 और 14 के लिए। सर ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? तो देखो भाई अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3D का पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है। कौन सा होता है? पुअर सील्डिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वाला इसके पहले आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हम सबको पता है कि भाई 4F है, और यहाँ पे भी पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है,
सेम यहाँ पे भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4f इन्वॉल्व होगा। कौन इन्वॉल्व होगा? 4f। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं आसान होगा? क्योंकि इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा होगा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? बोलेगा भाग जाएंगे, बहुत तो मारेंगे हम। क्या करेंगे? बहुत मारेंगे। तो इसकी वजह से जो ऑर्डर है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन द ग्रुप जाने से कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो ऑर्डर होता है वो कैसे आता है? सबसे कम या सबसे ज़्यादा अपने पास किसका होता है? बोरॉन का, फिर Tl का, फिर उसके बाद Ga का, गैलियम, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, फिर इसके बाद इंडियम। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन सेम यही बात करूँ तो यहाँ पे भी आप लोग को लग रहा होगा कि 3D की वजह से भाई यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो इस पर नहीं लगता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा किसका होगा? कार्बन का, फिर इसके बाद सिलिकॉन का। ठीक है, ऐसा ही है यार, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, SI। ठीक है, फिर इसके बाद SI, फिर Ge, फिर इसके बाद Pb। बस सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होता है, Pb, और इसके बाद Sn लिख लेना, जो कि आप लोग क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग फटाफट कवर करते हैं टॉपिक। अब नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। अब मिनिमम एनर्जी चेंज, देखो कुछ टीचर यहाँ पे रिलीज लिखाते हैं, कुछ टीचर गेन लिखाते हैं, क्योंकि मतलब गेन तो बहुत कम ही लिखाते हैं, रिलीज ही लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? रिलीज। क्या? कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं मैं लिखाऊंगा, मैं लिखाऊंगा एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अच्छा सर, एनर्जी चेंज क्यों लिखा रहे हो? भाई एनर्जी चेंज इसके लिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी एंडोथर्मिक होता है, कभी कभी एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, कब एंडोथर्मिक होता है, कब एक्सोथर्मिक होता है, सर ये भी बता दो। तो सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, अभी बता देता हूँ कब एनर्जी नेगेटिव होगी, कब एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, व्हेन एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड, या सिंपली अगर मैं बोलूँ टू गैशियस एटम। ठीक है, अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास कोई भी एक एटम है, फ्लोरीन है। अब इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आया। फ्लोरीन क्या बोलेगा? भाई कहाँ घूम रहे हो, हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और यहाँ पे बनाएगा F-। क्या बनाएगा? F-। अब जैसे ही F- बनाएगा तो यहाँ पे एक एनर्जी चेंज हुई होगी, इसी को ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे दो तरीके की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। कितने तरीके की? दो। एक आएगी पॉजिटिव, एक क्या आएगी? पॉजिटिव, और एक आएगी नेगेटिव। तो भाई थर्मोडायनामिक हम सब ने पढ़ा है, जब कभी भी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। और जब कभी भी नेगेटिव होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। मतलब एक बार हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी? एब्जॉर्ब, और एक बार क्या होगी? हीट रिलीज होगी। क्या होगी? रिलीज। अब जब हीट रिलीज होगी तो कौन से ऐसे एटम होंगे? ऐसे जो स्टेबल कन्फिग्रेशन पे नहीं होंगे, जैसे फ्लोरीन की बात करूँ, है ना, तो ये क्या होंगे? जनरली यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। लेकिन जैसे मान लो अपने पास क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट वाले हैं। कौन से वाले हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट वाले हैं, फुल फील्ड वाले हैं, हाफ फील्ड वाले हैं। उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 2s2 2p6 फुलफिल है। अब इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो क्या ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन आए और 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके पास अनस्टेबिलिटी आए? कतई नहीं चाहेगा, खुद से तो नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी हम लोग को इसको देनी पड़ेगी। एनर्जी जब हम लोग इसमें देंगे तो ये क्या करेगा? Ne- बनाएगा, और जब ये Ne- बनाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और इसकी वजह से डेल्टा H या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए भी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हाफ फील्ड होता है। क्या होता है? हाफ फील्ड। सेम ऐसे ही पेनिट्रेशन इफेक्ट में भी होता है। जैसे बेरिलियम की बात करें तो पेनिट्रेशन पावर में
पेनिट्रेशन वाले में 1s2 2s2। यहाँ पे भी देखो, क्या ये चाहेगा कि भाई इसमें कोई एक पी आए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बेरिलियम को अनस्टेबल करे, क्या करे, अनस्टेबल। तो क्या ये चाहेगा? कतई नहीं चाहेगा। क्या नहीं चाहेगा? कतई नहीं चाहेगा। तो इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी या पॉजिटिव होगी, सिंपल बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर है? क्लियर है। इसके अलावा बेरिलियम के साथ साथ एक और एटम है, ध्यान रखना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन भी, जो कि मैंने बोल दिया है ऑलरेडी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब कुछ और चीज़ें भी होती हैं। जैसे मान लो कोई कोई एटम में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन की ही बात कर लेता हूँ। ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, O- बनाया। अब ये क्या करेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेगा, क्योंकि O2- में ज़्यादा स्टेबल है। तो जब कभी भी कोई भी एक एटम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वेन एवर इट एक्सेप्ट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, जब कभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो गजब बात है सर, ये अब वापस से एंडोथर्मिक हो गया। अब ऐसा कैसे? तो भाई ऐसा इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि देखो ओ जैसे ही नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ओ सबसे पहले तो ओ की साइज़ बात करूँ तो साइज़ क्या है? स्मॉल साइज है। कौन सा साइज है? स्मॉल। अब एक इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आया, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब देखो कैपेसिटी कितने की? 8 की, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कितने हो गए? 9। फिर एक और करके कितने हो गए? 10। क्या 8 से 9 में जाने से घर में 8 की जगह थी, एक और आ गया, तो अनबन होती है कि नहीं होती है? होती है ना। उसी अनबन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और इसी रिपल्सन की वजह से ये नहीं चाहेगा कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आए, तो जिसके कारण इसमें वापस से एनर्जी ठूसनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ठूसनी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो बच्चे 2 चीज़ में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, किसमें? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, और एक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में। तो देखो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एक प्रोसेस है या टेंडेंसी है। टेंडेंसी, ठीक है, क्या है? टेंडेंसी। कहाँ गया ये क्या है? एक टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लाना, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक्सेप्ट करना। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये एक एनर्जी है। जब भी ये काम हो रहा है तो उसके दौरान कितनी एनर्जी चेंज हुई, तो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इन द सेंस, भाई कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन देखा वो उसको एक्सेप्ट करना चाहेगा, क्यों? ताकि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन ले सके, तो ये उसके लिए क्या हो गया? एक पॉजिटिव। लेकिन जब कभी भी उसकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे उस फॉर्म में, तो उसकी जो डेल्टा एच होगी, क्या होगी? डेल्टा एच, क्योंकि वो खुद से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो ये नेगेटिव होगी। ये क्या होगी? एक्जोथर्मिक। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ कुछ एटम्स के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया इनर्ट गैस जो फुलफिल वाले हैं, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ठीक है, इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। तो ऐसे के लिए डेल्टा एच हम लोगों ने अभी देखा कि ये पॉजिटिव होता है, मतलब इनमें एनर्जी पहले ठूसनी पड़ती है, एनर्जी दो फिर इलेक्ट्रॉन लो, वो वाला हिसाब है। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है। अब देखो कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं फटाफट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स, सबसे पहला साइज़ की बात करूँ, किसकी बात करूँ? साइज़। तो देखो जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाओगे साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ साइज़ की, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज़ करती है। क्या करती है? डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पे
जेड इफेक्टिव कम होने लगता है। जेड इफेक्टिव के टर्म में बात करूँ तो साइज़ के ही टर्म में समझ में आ गया होगा। जब कभी भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब कभी भी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने अभी बताया था लेक्चर के शुरुआत में, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण लेयर बनना, क्या बनना, लेयर, जिसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम पहुंचता है बाहर वाले की तरफ। अब जब भाई ये ऑलरेडी ये बढ़ चुका है, बाहर वाले पे न्यूक्लियर चार्ज पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या ये और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं, क्योंकि भाई पहले अपने तो संभाल लो, बाजू बाद में दूसरा वाला लेके आना, बराबर। तो ये डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। सेम ऐसे ही स्टेबल कन्फिग्रेशन और पेनिट्रेशन पावर की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टेबल कन्फिग्रेशन में, किसमें, स्टेबल कन्फिग्रेशन में, जैसे अपने पास कौन कौन से हैं, इनर्ट गैस हैं, जनरली इनर्ट गैस है और हाफ फील्ड वाले हैं, है ना। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नियॉन की बात करूँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 के बराबर या 0, कितना, 0 या फिर नेगेटिव होती है। मतलब इसको एनर्जी दो और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराओ, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर वाले में अगर बात करें, किस में बात करें, पेनिट्रेशन पावर में, ठीक, पेनिट्रेशन पावर जैसे लेट से कि अपने पास बीई है, ठीक है, और बी है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट किस में करेगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, अरे यार 2s2 2p1, ऑब्वियस ही बात है सर इसमें, क्योंकि थोड़ी स्टेबिलिटी भंग करेगा अपनी, बराबर है। लेकिन अगर ऐसा होता कि 1s या 2s1 होता, क्या होता, 2s1 और 2p1, तो किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है, ध्यान रखना 2s में पहले जाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट करना है, स्टेबल की तरफ बढ़ना है। समझ में आया। देखो नेक्स्ट एक ट्रेंड लिखा दे रहा हूँ जनरली, वो याद करना। याद क्या करना, समझ ही लो, वैसे तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। जैसे अपने को कंपैरिजन दे दिया, Li Be, ठीक है, फिर इसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, तो कैसे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होगी, नियॉन की, बहुत ही स्टेबल है अपन। फिर नाइट्रोजन की हाफ फील्ड की वजह से, फिर बीई की पेनिट्रेशन पावर की वजह से, उसके बाद एज इट इज़ चिपका दो, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। जैसे अगर बात करें अपने से सेकंड सेकंड के लिए, किसके लिए, सेकंड ग्रुप के लिए, कौन कौन सा, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो बस इसमें ध्यान रखना, आर्गन सबसे पीछे जाएगा, मैग्नीशियम सबसे पीछे आएगा, ठीक है। सबसे पहले आर्गन, फिर Mg, और उसके बाद एज इट इज़ चिपका दो, ठीक है, Na, Al, Si, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्जामिनर कभी कभी अपने को ना ट्रिक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने को देगा यहाँ पे क्लोरीन और देगा फ्लोरीन, बोलेगा इन दोनों में बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरिजन दे देगा। तो बच्चे ना बहुत गलती करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही थी क्योंकि जेड इफेक्टिव या साइज़ क्या बोलते हैं बढ़ रहा था, वही गलती कर जाते हैं और मार्क करते हैं कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। बट यही तुम गलत करते हो भाई, क्लोरीन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसकी साइज़ क्या है, स्मॉलर साइज़ है। कौन सी साइज़ है, स्मॉलर साइज़। अब इस स्मॉलर साइज़ की वजह से जब तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो भाई जगह भी तो होनी चाहिए। जगह ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन। और इसी रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा, जिसके कारण Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू F। तो सर क्या ये Cl और F के बीच में होता है, नहीं। ध्यान रखना, जब कभी भी पी ऑर्बिटल के लिए कंपेयर किया जाए, किसके लिए कंपेयर कराया जाए, पी ऑर्बिटल के लिए या पी ब्लॉक में, तो ध्यान रखना अगर 2p और 3p के बीच में कंपैरिजन दिया जाए तो 3p की ऑलवेज ज़्यादा मार्क करना एज़ कम्पेयर टू 2p। जैसे अगर बोल दे नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। समझ में आया, क्लियर है,
क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान रख लो फटाफट, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन फैमिली के लिए ग्रुप 16 के लिए, तो ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप 16 की, तो ऑक्सीजन, हाँ, सल्फर, टेलेनियम, सॉरी सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टी-पो। तो देखो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। क्यों सबसे कम होती है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना होता है, बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बहुत कम होती है, जिसके कारण रिपल्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। बाकी सब में रिपल्शन साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके कारण रिपल्शन उतना नहीं होता है। समझ में आया? तो लेट्स कम ऑन दी सेकेंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो भाई देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ डिफाइंड एज टेंडेंसी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of shared pair of electron in covalent bond। जैसे लेट्स से मान लो अपने पास कोई भी एक एटम है, ठीक है, कोई भी एक एटम है ए और बी, इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी औकात ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर का आएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इससे क्या हुआ? देखो, जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है? बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। कहा जाती है? पोलैरिटी। अब जब बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, तो भाई अगर पोलैरिटी आ रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, भले वो पार्शियल है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर, या सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि जब पोलैरिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसके अलावा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है? नहीं डिपेंड करती है, ध्यान रखना इसको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह पे नहीं डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज़ पे, जेड इफेक्टिव पे, ये सारी चीज़ों पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लेफ़्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, तो साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नहीं सॉरी, लेफ़्ट टू राइट में साइज़ क्या होता है? कम होता है। साइज़ कम होता है तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। सेम ऐसे ही सेकंड फैक्टर की बात करूँ, जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखना इसको। थर्ड फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहीं पे ही गलती करते हैं और 1% ऑफ एस कैरेक्टर में गलती करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, लेट्स से मान लो कोई भी एक अपने पास मेटल है। क्या है? मेटल। अब उसने अपने कैटायन बनाए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना, ये लॉस किया है। क्या किया? लॉस। और ये क्या है? न्यूट्रल है। अब देखो ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन खोए हुए हैं, सॉरी ये दोनों चार्ज हैं, दोनों, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इनको खुजली होगी कि भाई अब मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूँ। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की औकात। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कब होगा? जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से ही तो आता है। कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से। तो इसका मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जेड इफेक्ट। वैसे तो जेड इफेक्टिव नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट फैक्टर जो है वो है परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर क्या है? देखो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर एक बात बता देता हूँ, क्योंकि भाई
एस जो एस ऑर्बिटल होता है ना, कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है, न्यूक्लियस के नियर होता है, क्या होता है ये, नियर। तो न्यूक्लियस के अगर नियर है तो सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव इसी के पास होगा। अब जैसे अब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो कार्बन क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट्स हाइब्रिडाइज करते हैं, बट जनरलाइज वे में मैं कार्बन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 3 तरीके के बनाता है वो, sp बनाता है, sp2 बनाता है, sp3 बनाता है। तो देखो इसमें अगर हम लोग देखें तो परसेंट ऑफ इस कैरेक्टर कितना आया, 50%, इसमें 33% के लगभग, और इसमें 25%। अब देखो जिसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मतलब वो न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा करीब था, है ना। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब था, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। तो सिंपली यहाँ से भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। देखो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग कुछ कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको याद कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा काम की है, इम्पॉर्टेंट। IMP electronegativity based on IMP electronegativity based on Pauling स्केल, ठीक है। पॉलिंग स्केल के बेस पे बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो ये 2.1 होता है, कार्बन की बात करें तो ये 2.5 होता है, नाइट्रोजन की बात करें तो ये 3.5 होता है, सॉरी 3.5 लिख रहा हूँ, 3.0 होता है नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की बात करें तो ये लगभग 3.5 के आसपास होता है। फ्लोरीन की 4.0 होती है, ठीक है। क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। इसके अलावा दो और है, फॉस्फोरस याद कर लो 2.1 होता है, सल्फर 2.5 होता है। ये इतने की याद रख लेना, काम आएगी, ऑर्गेनिक में ही सबसे ज़्यादा काम आएगी, इसके अलावा इसका ज़्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का, जो कि है एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर, एसिड एंड बेसिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पे जनरली बात होती है। तो अब देखो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो एसिड्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना अगर मैं चाहूँ तो एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। बेस क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। अगर इसी से ही मैं अनुमान लगाऊँ तो मैं सिंपल एकदम में क्या बोल सकता हूँ, सिंपल एकदम लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उनका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। या सिंपल अगर मैं ऐसा बोलूँ तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो ये जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट आएंगे, कहाँ आएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो देखो जेड एन बढ़ता है, मतलब जेड जेड तो कांस्टेंट ही रहता है, लगभग कांस्टेंट, कम ज़्यादा नहीं बोल सकते लेकिन कम ही होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, धीरे धीरे नीचे आते आते कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा। लेकिन साइज़ क्या होती है, बढ़ती है। अब साइज़ बढ़ती है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी आराम से करेगा। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जब अगर हम लोग जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है, जैसे कि एग्जामिनर कभी कभी अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा, ऑक्साइड से देगा और बोलेगा एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करो। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में अगर देखूँ तो अपने पास दे दिया कि बोला भाई LiOH BeOH2 BeOH2 और BOH3, और इसका बोल दिया कि भाई एसिडिक नेचर कंपेयर करो। कौन सा, एसिडिक नेचर। तो भाई सिंपल है, हम लोग को पता है लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन बेसिक नेचर पूछ लेता तो इस साइड जाने पे बढ़ता, लेकिन एसिडिक पूछा है, सिंपली ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में वो अपने को पूछ ले एकदम सिंपल सा, और वो बोले कि भाई वापस से एसिडिक नेचर बताओ, तो H2SO3 दे दे अपने को और H2SO4 दे दे। अब यहाँ पे सल्फर तो दोनों जगह सेम ही है, सल्फर क्या है, दोनों जगह सेम है। तो सवाल क्या है, देखो ये +6 में है, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 में आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसका
SO3 का अगर मैं निकालूंगा तो ये +4 में आएगा। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब Z इफेक्टिव भी ज़्यादा होता है। और अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ना कि डोनेट। तो कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स H2SO4। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है। अब देखो कुछ बेसिक से मतलब जो टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ बेसिक से हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के जो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड। तो मैं उसके एलिमेंट्स लिखा देता हूँ मेटल्स। उसके जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पे वो एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो बेसिक नेचर भी दिखाते हैं। तो सिंपल कौन कौन से है वो? Zn, जिंक है, एल्युमिनियम है, ठीक है, फिर उसके बाद Sb है, फिर इसके बाद As है, फिर Pb, फिर Be, फिर उसके बाद Sn, फिर उसके बाद Ga, फिर उसके बाद Cr3+। ये है जो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। इसके बाद कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड्स हैं अपने पास। न्यूट्रल तो कौन कौन से हैं वो है अपने पास CO, NO, N2O एंड H2O। तो यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, बस कुछ चीज़ें आपको करनी है, वो आपको करनी है PYQ इसके सॉल्व कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? PYQ सॉल्व कर लेने हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस शीट अपलोड करूँगा, वो प्रैक्टिस शीट भी आपको सॉल्व करनी है। इतना आप कर ले, इस टॉपिक में आपको 100% मार्क्स, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, आप वो कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट।